कि मान्यवर साहब का जो मिशन था, जो संघर्ष था, जो सपना था, वो क्यों टूट गया, क्यों बिखर गया। और डेमोक्रेसी जो वो लेकर के आए थे, उन्होंने सबसे पहले एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का कर्मचारियों का संगठन बनाया। जो लोग कहते हैं इतने सारे संगठन बन रहे हैं, संगठन ढेर सारे बनना ये समाज की कमजोरी है। होना तो ये चाहिए कि हम संगठित रूप से एक जगह हो, लेकिन जब समाज दिशाहीन होने लगे तो वो क्या करेगा? ऐसे ही संगठन बना करके खड़ा करे, उसे कोई मानवर कांशीराम नहीं मिल रहा, वो तो तलाश में है। और मैं पूरी शिद्दत के साथ ये कह रहा हूं कि इस देश का बहुजन समाज तो मैं थोड़ा ज्यादा कह रहा हूं, लेकिन दलित समाज आज भी वहीं पर खड़ा हुआ है। बस वो देख रहा है कि कब आप कहो कि हम हैं। ये जो हाथी चुनाव निशान था वो दरअसल रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव निशान था, अब्राहम लिंकन की पार्टी का चुनाव निशान था, जिसने गुलामी को खत्म किया था। उसे बाबा साहब ने आरपीआई महाराष्ट्र में जब गठन किया तो उसको बनाया, और मान्यवर साहब वो लेकर के आए थे। और शायद मान्यवर साहब ने भी नहीं सोचा होगा कि नारा लगेगा कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये उन्होंने नहीं सोचा होगा। पार्टी से सारे लोग निकाल दिए जाते हैं और आरएसएस का वो बैठा हुआ है अभी तक वहां। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। निकले कांशीराम जी, पहले समझा समाज को, और आप तमाम लोग उनके साथ रहे हैं, इसलिए आप लोगों के सामने मैं बहुत छोटा हूं और जो बात कर रहा हूं, समाज को उन्होंने कैसे समझा। और इस देश में आजादी के बाद अगर कोई समाज का असली कोई चितेरा पैदा हुआ है तो वो मान्यवर कांशीराम जी। और आपको आश्चर्य होगा, या बहुत सारे लोग तो समझते होंगे कि आज जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का खेल है वो समूचा मान्यवर साहब के फॉर्मूले पर चल रहा है। हम भूल गए, हमने छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया। तो कैसे लोगों को उस राजनीतिक लोकतंत्र की ताकत का एहसास कराया जाए। और होता ये था कि वोट बिकता था, वोट लुटता था। बाबा साहब ने तो कह दिया था कि अब हमने रानियों की नसबंदी कर दी है, राजा तो मतपेटी से पैदा होगा, रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। लेकिन ये देश तो सामंती है, तो वोटों को लूटा भी जा रहा था और उनको खरीदा भी जा रहा था। मान्यवर साहब से किसी ने कहा कि हमारा तो 2 रुपए में बिक जाता है, और मैं उस समाज को कभी क्रिटिसाइज नहीं करता, उस व्यक्ति को। जो लोग आज कह रहे हैं कि वो 5 किलो राशन में बिक रहा है, जरा उसकी मजबूरी जा करके देखिए। और जिनको चिंता ये है कि वो कैडर क्या कर रहा है, वामसे का कैडर, मैंने अभी इन 2 साल में लखनऊ में एक मोटरसाइकिल में बिकते हुए देखा। ये मैं अब बात में बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूँ। जो अभी आपने कहा था ना कि काम करवाने वाला भी चाहिए, वो क्या करेगा? जिसने अपने पूरे जीवन को दे दिया मान्यवर साहब को, समाज के लिए, मिशन के लिए, पार्टी के लिए, अगर उसके पास कोई काम करने के लिए भी नहीं है, घर में उसके लिए अनाज नहीं है, दाम नहीं है, रोजगार नहीं है, तो वो क्या करेगा? हमने देखा कि उन्होंने अगर 100 लोगों को ट्राई किया तो 40 लोग हमारे बिके, जिनको एक मोटरसाइकिल दी गई, 5-5 हजार रुपया दिया गया और कहा गया कि सारा वोट लेकर के बीजेपी की तरफ आइए। मैं उसको दोष नहीं देता, उस समाज को। मान्यवर साहब उस चीज को पकड़ते थे कि कैसे डेमोक्रेटिक ताकत का एहसास कराना है। जब लोगों ने कहा कि वो तो बिक जाता है, उन्हें मालूम था कि अब हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो उन्होंने जहां कनेक्ट किया, उन्होंने लोगों से कहा कि वोट बेचना ठीक वैसे ही है जैसे अपनी बहू बेटी की इज्जत बेचना, ये नहीं बेचना है। और उनका जो नारा था कि पहले मतदान फिर जलपान,
इस देश की एकमात्र पार्टी थी, एकमात्र संगठन था जिसके इतने कहने पर दिन भर भूखे प्यासे लोग काम करते थे। कोई और पार्टी हो तो बताइए, आज की भी नहीं है। ये जो झंडे डंडे लेकर के घूमते हैं, इनको भी बहुत मोटी रकम मिलती है। लेकिन ये सवाल तब खड़ा होता है जब लखनऊ की यूनियन बैंक में बीएसपी के खाते में 104 करोड़ रुपया होता है और हमारा कैडर एक मोटरसाइकिल में बिक जाता है। तब ये सवाल खड़ा होता है। समझना पड़ेगा उस चीज को कि मानवर साहब का जो मिशन था, जो संघर्ष था, जो सपना था, वो क्यों टूट गया, क्यों बिखर गया। और डेमोक्रेसी जो वो लेकर के आए थे, उन्होंने सबसे पहले SC ST OBC माइनॉरिटी का कर्मचारियों का संगठन बनाया। जो लोग कहते हैं इतने सारे संगठन बन रहे हैं, संगठन ढेर सारे बनना ये समाज की कमजोरी है। होना तो ये चाहिए कि हम संगठित रूप से एक जगह हो, लेकिन जब समाज दिशाहीन होने लगे तो वो क्या करेगा? ऐसे ही संगठन बना करके खड़ा करे। उसे कोई मानवकांक्षी नाम नहीं मिल रहा, वो तो तलाश में है। और मैं पूरी शिद्दत के साथ ये कह रहा हूं कि इस देश का बहुजन समाज तो मैं थोड़ा ज्यादा कह रहा हूं, लेकिन दलित समाज आज भी वहीं पर खड़ा हुआ है। बस वो देख रहा है कि कब आप कहो कि हम हैं। समाज का दोष नहीं, आज भी वहीं देख रहा है। जरूरत उस बात की कि उसके एस्पिरेशन को समझा जाए। मानवर साहब के सामने जो डेमोक्रेसी थी, उसमें एक तरफ अपर कास्ट है, राजे महाराजे हैं, जमींदार हैं, सामंत हैं, उनकी राजनीति चल रही। PM CM साहब वहीं से। मानवर साहब ने कहा कि वोट से लेंगे PM CM और आरक्षण से लेंगे SPDM लेंगे। ये हमारा अधिकार है। उस अधिकार से लोगों को जगाना, उसको चेतना संपन्न बनाना, ये एहसास कराना, वो उन्होंने काम किया कि ये जो हाशिए का समाज है, डेमोक्रेसी तो असल में, जो हमारे वक्ता ने कहा था कि वो दलितों, पिछड़ों, गरीबों के लिए होती है, वो धन्ना सेठों के लिए थोड़ी। इस देश में डेमोक्रेसी को जितना मजबूत किया है, वो इस देश के सबसे गरीब तबके ने किया। और इत्तेफाक से हम सबसे गरीब। आज मुस्लिम की वो हालत। सबसे ज्यादा जो डेमोक्रेसी को प्रेम करता है, जिसके लिए वो काम करता है, वो यही गरीब वंचित तबका है, हाशिए पर खड़ा हुआ दलित बहुजन तबका है। लेकिन आज जो स्थिति है, मानवर साहब का जो कारवां जो उन्होंने किया, समाज को संगठित किया और स्टेप बाय स्टेप चले। सबसे पहले वो पार्टी पर नहीं आते। जो सरकारी कर्मचारी थे, जो जानते थे कि ये सबसे बड़ी ताकत हमारी हो सकती है, बाबा साहब जो थोड़ा चिंतित थे, कई बार गुस्सा भी हो जाते थे। और एक नौजवान से कहा भी था उन्होंने, जो IAS हुआ, बाबा साहब ने बुलाया तो उसको लगा कि शायद चंदे के लिए बुलाया होगा। बाबा साहब के आवास पे आया, ये इतना बड़ा विषय है और इसको कंक्लूड कर इसलिए मैंने आपसे कहा था 10-15 मिनट हो तो मैं जल्दी खत्म कर। तो वो नौजवान आता है, बाबा साहब ने पूछा कि गांव जाते हो? हाँ कभी कभी। बाबा साहब ने कहा जाया करो, ज्यादा जाया करो। वो फिर अपना अखबार पढ़ने लगे। तो उसने सोचा कि कुछ अभी और कहेंगे। कहा कि बाबा साहब कुछ और नहीं कहा, तुम जाओ। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि जब तुम IAS हो और अपने गांव जाओगे, गाड़ी से जाओगे, नीली बत्ती से जाओगे, तो जो पानी से वो कपड़े धुलने वाली माँ होगी, वो तुम्हारे भीतर देखेगी कि मेरा बच्चा भी DM बन सकता है।
जो किसान देखेगा कि हमारा बच्चा भी डीएम कलेक्टर हो सकता है, ये मन जो बाबा साहब चाहते थे उसको हकीकत में तब्दील किया जमीन पर मानवर साहब ने। और उन समाजों को, उसमें दलित भी था, पिछड़ा भी था, माइनॉरिटी भी था, और 1585 की बात कर रहे थे, डंके की चोट पर कर रहे थे, निडर होकर के कर रहे थे। और वो नारा भी लगा था जो आज लगा दिया जाए तो शायद एफआईआर हो जाए, तब नारा लग रहा था। वो ताकत कौन सी थी? वो ताकत थी समाज की, वो ताकत थी लीडर की। और इसका एहसास उन्होंने एक बार नहीं कई बार कराया। कभी परवाह नहीं की कि मीडिया वाले क्या लिखेंगे, अखबार वाला हमको छाप रहा है कि नहीं छाप रहा है, इंटरव्यू हमारा लेगा कि नहीं लेगा। जब समाज की ताकत होती है तो फिर कोई मीडिया की जरूरत नहीं। और जो आप लोग करते रहे हैं जीवन में कि जाना, लोगों से मिलना, बाबा साहब के विचारों को पहुंचाना वहां तक, फिर किसी मीडिया की जरूरत नहीं है। फिर कोई 5 किलो राशन में बिकने वाला नहीं है अगर आप वहां तक पहुंचा रहे हैं बात को। वो बाप मानवर साहब जहां से खत्म करते हैं अपनी पारी, जहां उनकी जीवन यात्रा खत्म होती है, उसके अगले साल बीएसपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला है। और जिस हाथी की बात हो रही थी, ये बाबा साहब अमेरिका से सोच करके लाए थे। ये जो हाथी चुनाव निशान था वो दरअसल रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव निशान था, अब्राहम लिंकन की पार्टी का चुनाव निशान था, जिसने गुलामी को खत्म किया था। उसे बाबा साहब ने आरपीआई महाराष्ट्र में जब गठन किया तो उसको बनाया, और मानवर साहब वो लेकर के आए थे। और शायद मानवर साहब ने भी नहीं सोचा होगा कि ये नारा लगेगा कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये उन्होंने नहीं सोचा होगा। पार्टी से सारे लोग निकाल दिए जाते हैं, और आरएसएस का वो बैठा हुआ है अभी तक वहां। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, मैं लखनऊ में यही बैठा हूं। वो क्यों नहीं निकला आज तक? सारी पार्टी भीतर से खोखली हो गई, रोज डराया जाता है उनको, मुझे मालूम है। और ये सार्वजनिक मंच है, अगर कहिए तो अकेले में बात करके हम बता देंगे काहे काहे से डर लगता है, क्या क्या गुमराह किया गया। एक भी गमला नहीं है उनके घर में, क्यों नहीं है? तो जब तक आप अपनी समीक्षा नहीं करेंगे, और मैं कह रहा हूं कि ये समाज अभी भी बैठा है और किसी ईडी फीडी की औकात नहीं है। मैं तो बराबर कहता हूं, और जिन लोगों ने सुना होगा मुझे, मैं कहता हूं कि 2 इंस्पेक्टर भेज करके तो दिखा दो उस दरवाजे पर, और फिर देख लो क्या तमाशा होता है। ये किसी मोदी और शाह की औकात नहीं है जो बहन जी को डरा करके दिखा दे, लेकिन वो एक बैठा हुआ है। वो समाज की ताकत को शायद नहीं महसूस कर रही है। और दूसरा, मैं खत्म करता हूं, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, कि अगर हम 90 के दशक की राजनीति के बारे में ही बात करेंगे तो शायद उस तरह से पॉलिटिकली सक्सेस नहीं हो सकती। राजनीति 2025 में आ गई, और जिसका फायदा उठाया और मानव साहब के फॉर्मूले को लिया पूरे तरीके से। डेमोक्रेसी का जो पावर स्ट्रक्चर है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है समय के साथ। जो सामाजिक न्याय की राजनीति शुरू हुई थी 90 के दशक में, उस सामाजिक न्याय की राजनीति ने अपने अपने मठ बना लिए। उन्होंने उस पावर को नीचे फ्लो नहीं होने दिया। तो वो तमाम जातियां, अब हम ये कहें कि नहीं साहब हम तो दलित ही हैं, दलितों में भी ढेर सारी जातियां, और वो जातियां जिन्होंने अभी तक पॉलिटिकली वो महत्ता नहीं महसूस की थी। संघर्ष तो मानवर साहब के साथ कुछ कर रहे थे, वो बेचारे संघर्ष करने की स्थिति में भी नहीं थे, वहां तक वो कारवा पहुंचा ही नहीं था। मानवर साहब को जहां तक पहुंचना था वहां तक उन्होंने पहुंचाया। लेकिन अगर मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहूं तो 56 जातियां हैं एससी की, 6 जातियां आपको दिखती हैं, 50 जातियां जो हैं उनको वो पावर का एहसास ही नहीं कराया गया। वो पावर का एहसास किसने कराया? जिसने कराया वो पहुंच गया। नहीं, अभी
ये 50 की मैं बात कर, उन्होंने कराया, उन्होंने लिया, उन्होंने मुखौटे पैदा किए, चमचे पैदा किए अपने यहाँ, अब वो लेकर के चले गए। तो ये समझने, ये दरअसल डेमोक्रेसी का और ज्यादा वाइब्रेंट रूप और जो पावर है उसका फ्लो और नीचे हो रहा है। अति पिछड़ी जातियां या जो दलितों की बहुत कमजोर जातियां हैं, जब तक उनको आप साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक बाबा साहब का मिशन या मानवर साहब का कारवा पूरा नहीं हो सकता। हमें उनको अपने हृदय से लगाने की जरूरत है। हम क्यों नहीं करेंगे? वाल्मीकि समाज के साथ क्यों हम नहीं खड़े होंगे? हम मुसहर समाज के साथ क्यों नहीं खड़े होंगे? कंजर समाज के साथ क्यों नहीं खड़े होंगे? हम मानवर साहब ने तो इतना इतिहास दे दिया, इतना लिटरेचर सृजित किया, इन तमाम जातियों के इतिहास को हमें दिया, लेकिन हम शायद वहीं रुक गए। वो जो सत्ता होती है ना, सत्ता आने के बाद वो मिशन और कारवा रुक गया और हम भटक गए। जरूरत उसको फिर से आगे बढ़ाने की है, और मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि अब वो आ नहीं सकता वापस। लोग आज पहले से ज्यादा प्रताड़ित हैं, लोग आज ज्यादा आपकी तरफ उम्मीद लगा करके देख रहे हैं, लोग ज्यादा चाहते हैं कि काश। अभी आकाश को लेकर के लोकसभा चुनाव के पहले दिल्ली के कम से कम 5 पत्रकारों ने मुझसे फोन करके पूछा कि मैं तो नाम ले लेता हूं कि आकाश भारी पड़ेंगे चंद्रशेखर पर क्या? मैं कहा लग रहा है। तो जो नौजवान उम्मीदें पैदा कर रहा था, अब हमें नहीं समझ में आता। मैं तो लखनऊ में 18 साल से हूं, लेकिन मेरा कभी कोई न संपर्क रहा, न कभी मुझे बुलाया गया। मैं गया जरूर, लेकिन कभी मिल नहीं पाया। तो मुझे नहीं मालूम है कि क्यों निकाला गया, लेकिन उम्मीदें वो नौजवान पैदा कर रहा था। मैं इतना जरूर कह सकता हूं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर भी और एक समाज के व्यक्ति के तौर पर भी, तो ज़रूरत उस चीज़ को फिर से शुरू करने की है। और ये समाज ना रुका है, समाज ना झुका है, न कभी झुकेगा। और मैं ये जानता हूं कि आज की ये गोष्ठी भी उसी कारवां का हिस्सा है। और मानवर साहब का वो जो सपना था, बाबा साहब का जो मिशन था, वो आज नहीं तो कल पूरा ज़रूर होगा। क्योंकि वक्त बदल सकता है, लेकिन हालात वक्त भी बदल सकते हैं।